नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट को पेपर 7 के बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की रही, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी वो देश के लिए तो घातक थी, किंतु बाबर के लिए अनुकूल थी। एक सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्राय एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और बंगाल आदि प्रमुख थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य थे, जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क ही नहीं था। इन सब राज्यों के विस्तार और उनकी सही सीमाओं को बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उनकी सीमाएं निरंतर जो था वो परिवर्तित होती रहती थी, चेंज होती रहती थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, उसमें क्या लिखा है? वो लिखता है कि उन दिनों जब मैंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की थी, यहाँ पर 5 मुसलमान और 2 काफिर बादशाह शासन कर रहे थे और एक दूसरे के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। इस देश में उनके सिवा और भी बहुत छोटे छोटे राजा थे। वे राव और राजा के नाम से ही विख्यात थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और थोड़े थोड़े स्थानों के वो अधिकारी थे। इन छोटे राजाओं में उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वो अधिकांशतः पहाड़ियों पर रहा करते थे। 5 मुसलमान बादशाहों में पहला था अफगान सुल्तान, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। दूसरा गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर था। तीसरा मुस्लिम राज्य दक्षिण में बहमनी राज्य था। चौथा मुस्लिम बादशाह मालवा में था। पांचवा बादशाह बंगाल में नुसरत शाह था। हिंदुस्तान के काफिर राज्यों में विस्तार और सेना की अधिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था या सबसे बड़ा जो राजा हम कह सकते हैं वो विजयनगर का था और दूसरा था राणा सांगा। अब हम केंद्रीय शक्ति के पराभव की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था बिल्कुल वैसी ही थी जब तुर्कों ने भारत पर प्रारंभिक आक्रमण शुरू किए थे। अंतर केवल इतना है कि तुर्क आक्रमणों के समय देश के जो शासक थे, सभी शासक थे, हम कह सकते हैं हिंदू थे और 16वीं सदी के प्रथम 2-3 दशकों में अनेक मुस्लिम शासकों का भी प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था और इन राज्यों के कभी न खत्म होने वाले निरंतर युद्धों, लूटमार आदि से देश के एक बड़े भाग में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी, जिसके कारण प्रजा के सभी वर्ग आतंकित थे। दिल्ली का राज सिंहासन प्रतिद्वंदी गुटों के बीच इधर से उधर कह रहे हैं उछाला जा रहा था। ऐसी स्थिति में किसी भी शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जो पड़ोसी शक्ति है, उसके लिए दिल्ली सिंहासन की प्राप्ति की कामना करना स्वाभाविक ही हमें नजर आता है। अब अगर हम दिल्ली के राज्य की बात करें तो हमें ये पता लगता है कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली में लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था, जो राज्य कर रहा था यानी कि शासन कर रहा था। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत था? दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर, बिहार का कुछ क्षेत्र, मतलब यहीं तक उसका जो राज्य था सिमट कर रह गया था। यद्यपि पंजाब पर नाम मात्र के लिए दिल्ली का नियंत्रण था, परंतु वहां सूबेदार दौलत खां लोधी और उसके पुत्र गाजी खां और दिलावर खां को इब्राहिम लोधी के निरंकुश शासन और अहंकारी स्वभाव से हमेशा भय बना रहता था, यानी कि डर रहता था और वे उसकी अधीनता से मुक्त होने के लिए हमेशा से ही एक अच्छे या हम कह सकते हैं उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। दिल्ली सल्तनत के पश्चिम में सिंध और मुल्तान पूरी तरह से दिल्ली से अलग हो चुके थे। जौनपुर, बंगाल और उड़ीसा के राज्य भी स्वतंत्र हो गए थे। बिहार में दरिया खान नुहानी के लड़के बहराम खान ने अपने आप को मुहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। यद्यपि इब्राहिम लोदी ने उसके विद्रोह को कुचलने का
पूरा प्रयास किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। देश के मध्य में मालवा और खानदेश मुस्लिम राज्य थे, तो उत्तर और मध्य के राज्यों के बीच कई स्वतंत्र राजपूत राज्य थे। इनमें मेवाड़ का राणा सांगा जो था वो सबसे अधिक शक्तिशाली था, और उसने सुल्तान इब्राहिम को भी परास्त करके दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को उजागर कर दिया था। हम संक्षेप में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत अपना पुराना वैभव और शक्ति गंवा चुकी थी, और बहुत से प्रदेश जो थे वो उसके नियंत्रण से निकल चुके थे, यानी कि मुक्त हो चुके थे। यद्यपि दिल्ली सल्तनत के पतन के अनेक कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं, परंतु सुल्तान इब्राहिम लोदी के हठी और अविवेकपूर्ण व्यवहार ने पतन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि वह मूर्ख था, अविश्वासी था, हठी शासक था। उसने अपने दरबार में एक कठोर अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया था, और अपने अमीरों के पुश्तैनी जो उनको अधिकार मिले हुए थे उसको उन्होंने छीन लिया था और अपमानित कर दिया था, जिसके कारण क्या है, अफगान अमीर एक के बाद एक उसके विरुद्ध विद्रोह करते चले गए थे। यद्यपि इब्राहिम लोदी अधिकांश विद्रोहों का दमन करने में तो सफल रहा था, लेकिन उसकी नीति से चारों ओर असंतोष फैल गया, और अफगान सरदार जो थे वो सुल्तान की सत्ता को ही समाप्त करने के प्रयास में जुट गए थे। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने बाबर से सहायता मांगी। उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार बताया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए पंजाब के सूबेदार जो दौलत खां लोदी था, उसने अपने पुत्र को बाबर के पास काबुल भेज दिया था, और उसे हिंदुस्तान पर, यानी कि बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी कर दिया था। बाबर ने इस आमंत्रण का हार्दिक स्वागत किया, क्योंकि वह स्वयं पिछले कुछ वर्षों से धन संपन्न हिंदुस्तान को अपने अधिकार में, कहते हैं, लाने का सपना जो था वो संजोए बैठा था। आलम खां और दौलत खां जैसे अफगान अमीरों की जो कामों की नीतियां हैं, उससे अफगानों में जो आपसी फूट थी उसका उससे पता चल गया था, और उसे विश्वास हो गया था कि ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी दिल्ली के अफगान राज्य को शायद ही बचा पाएगा, और उसका अनुमान भी सही निकला। पानीपत के मैदान पर किसी अफगान सूबेदार ने इब्राहिम लोदी का साथ ही नहीं दिया। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा बंगाल और गुजरात पर, यानी कि बाबर के आक्रमण के समय हमने अभी दिल्ली के राज्य की स्थिति को देख लिया है। नेक्स्ट उसमें हम बंगाल और गुजरात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।